बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आइटम राइटिंग सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम सेलेक्टेड रिस्पांस असेसमेंट के मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स। किसी भी टेस्ट आइटम को दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक टाइप उसकी होती है जिसको हम सिलेक्टेड रिस्पांस आइटम बोलते हैं और दूसरी टाइप होती है जिसको हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस आइटम कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्टेड रिस्पांस टेस्ट आइटम्स और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MCQs कहते हैं। किसी भी मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक को स्टेम कहते हैं और दूसरे उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। इस टेस्ट आइटम का स्टेम जो है वो ये वाली लाइन है, डार्विन इज, और इसके ऑल्टरनेटिव्स जो है वो 4 गिवन है, A, B, C और D। इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में एक कीड आंसर होता है। ये जो लाइन, ये जो ऑल्टरनेटिव C है जो कि बोल्ड हुआ है, ये इसका कीड आंसर है और बाकी के 3 जो हैं A, B और D ये इसके डिस्ट्रैक्टर्स हैं। जब हम स्टेम लिखते हैं किसी भी मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम का तो उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अब हम इन चंद स्लाइड्स में ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से कि ये जो टेस्ट आइटम हमें नज़र आ रहा है इसके स्टेम में ऐसी क्या मिस्टेक है। देखने में ये हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है। वो टेक्निकल फॉल्ट क्या है उसको हम देखते हैं। अब इन टेक्निकल फॉल्ट्स को देखते हुए हम इसकी गाइडलाइंस भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट आइटम को देखते हैं। तो जो आइटम हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसका स्टेम इनकम्प्लीट फॉर्म में था। किसी भी मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम का स्टेम जो है वो एक कंप्लीट और क्लियरली डिस्क्राइब्ड क्वेश्चन या कोई टास्क जो है उस फॉर्म में होना चाहिए। वो इनकम्प्लीट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जैसा कि लास्ट स्लाइड पे जो उसका स्टेम दिया गया था वो सिर्फ द डार्विन इज दिया गया था जो कि बिल्कुल ही इनकम्प्लीट था। तो इसका एक बेटर वर्जन जो है वो ये होगा कि हम इसका जो स्टेम है उसको इम्प्रूव करें और इसको इम्प्रूव करके इस तरह से दिया गया है, द नेम ऑफ डार्विन इज एसोसिएटेड विद, और अब इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, लिटरेरी वर्क, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसमें से C इसका कीड आंसर है। और अब इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं या जो इसके डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी साथ में इम्प्रूव किया गया है और वो जो हैं वो भी अब प्लॉजिबल हैं। अब प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं और उसमें देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या ऐसा मेजर फॉल्ट है और फिर उसका इम्प्रूव्ड वर्जन भी देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो इसमें है, इन नेशनल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफिशियली chosen by the people, chosen by members of National Assembly, chosen by the members of the Senate, chosen by the provisional assemblies। तो इस टेस्ट आइटम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है और इसमें हमने इसको कैसे इम्प्रूव करना। इसको जब हम देखते हैं तो
इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें हमें एक वर्ड नज़र आ रहा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, और वो वर्ड है चोजन बाय। ये चोजन बाय का वर्ड जो है ये बार बार हर ऑल्टरनेटिव में मौजूद है। तो बजाय इसके कि हम हर ऑल्टरनेटिव में ये चोजन बाय को बार बार यूज़ करें, इसकी बजाय हमें ये वर्ड जो है इसको स्टेम में यूज़ करना चाहिए था, जो कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, और हम उसको स्टेम में यूज़ करेंगे बजाय इसके कि हम इसको बार बार अपने ऑल्टरनेटिव्स में यूज़ करें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ उसका एक बेटर वर्जन जो है वो दिया गया है, और अब देखें कि इसका स्टेम जो है उसमें वो वर्ड जो है उसको यूज़ किया गया है। इन नेशनल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑफिशियली चोजन बाय। तो अब चोजन बाय जो है उसको स्टेम में यूज़ किया गया है और बार बार उसको ऑल्टरनेटिव्स में नहीं दिया जा रहा। तो ये उसका एक बेहतर तरीका है किसी भी स्टेम को लिखने का, कि जो भी वर्ड जो है वो रिपीट हो सकता है ऑल्टरनेटिव्स में, उसको ऑल्टरनेटिव्स में देने की बजाय उसको स्टेम में एक ही दफ़ा दे दिया जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इसका स्टेम ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल। अब इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हैं डॉग, हॉर्स, कैट, स्पाइडर। अब इस टेस्ट आइटम का जो स्टेम है उसमें क्या मेजर फॉल्ट है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है। अब हम चलते हैं और जाके देखते हैं कि इसमें क्या मेजर फ्लॉ था और उसको कैसे इम्प्रूव किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इम्प्रूव्ड वर्जन इस टेस्ट आइटम का जो है उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव वर्ड है नॉट का, इसको कैपिटलाइज कर दिया गया है। तो MCQs का स्टेम या स्टेटमेंट लिखते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना हो सके नेगेटिव स्टेम्स जो हैं वो यूज़ ना करें। नेगेटिवली स्टेटेड स्टेटमेंट्स जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरी हो उनको यूज़ करना तो हमें वो जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको या तो अंडरलाइन करना चाहिए या उनको कैपिटलाइज कर देना चाहिए, ताकि हाईलाइट हो जाए कि जो चीज़ पूछी जा रही है वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो एग्जाम्पल ये है, a procedure which ranks the students from highest to lowest is called tallying, ranking, classifying, blocking। इस स्टेटमेंट में एक वर्ड है जिसको अंडरलाइन किया गया है जो कि रैंक्स का वर्ड है। अगर हम नीचे उसके ऑल्टरनेटिव्स में जाकर देखते हैं तो टैलिंग और उसके साथ जो सेकंड हमारा ऑल्टरनेटिव है जो कि हमारा आंसर भी है वो है रैंकिंग। तो ये वर्ड रैंक्स और यहाँ पे रैंकिंग, ये एक क्लू बन रहा है। तो ये जो क्लू है, इस तरह के क्लूज अगर बनेंगे तो जो भी शार्प स्टूडेंट्स होंगे वो इन क्लूज को देखते हुए इस टेस्ट आइटम को आंसर कर लेंगे, अगरचे उनको क्लियरली इसके आंसर का पता नहीं भी होगा। तो इसलिए इस तरह के क्लूज जो हैं वो किसी भी टेस्ट आइटम में के स्टेम में और उसके ऑल्टरनेटिव्स में नहीं होने चाहिए,
तो अब हम जाके इसका इम्प्रूव्ड वर्जन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इसका इम्प्रूव्ड वर्जन देखने के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने इसको कैसे इम्प्रूव किया है। अ प्रोसीजर विच अरेंज द स्टूडेंट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इज कॉल्ड टैलिंग, रैंकिंग, क्लासीफाइंग, ब्लॉकिंग। तो अब हमने वो जो वर्ड है, जो हमने रैंक्स का वर्ड था, उसको चेंज कर दिया है और उसको हमने अरेंजेस में बदल दिया है। तो इस तरह की क्लैंग एसोसिएशंस जो हैं, जो स्टेम और कीड आंसर में हो सकती है, उसको अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। तो ये एक नई गाइडलाइन है स्टेम के हवाले से कि हमें स्टेम और जो उसका कीड आंसर है, जो उसके अल्टरनेटिव में मौजूद है, उनमें किसी किस्म की जो एसोसिएशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। While ironing her dress, Sadia burned her hand accidentally on the hot iron. This was due to a transfer of heat between iron and her hand. This process of heat transfer is called, और इसके alternatives हैं conduction, convection, radiation, sublimation. अब इस टेस्ट आइटम में और ख़ास तौर पर जो इसका स्टेम है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा फ्लॉ है जो इसमें है। इसका जो कीड आंसर है वो है कंडक्शन। तो इसमें जो मेजर फ्लॉ है वो ये है कि इसमें एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट में दी गई है, और इस तरह की एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हमें स्टेम में नहीं देनी चाहिए। सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन जो कि इस आइटम को आंसर करने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए। खामखा की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी स्टेटमेंट में नहीं देनी चाहिए। अब इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उसको जाके अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं। वर्जन आ गया, डोंट गिव एक्सेसिव वर्डिंग एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द स्टेम। तो इसका जो एक बेटर वर्जन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ हैंड आफ्टर बीइंग टच्ड विद अ हॉट आयरन, और इसके ऑल्टरनेटिव्स वही हैं, सिर्फ इसका जो स्टेम है उसको हमने जो कि उसमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी उसको हटा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब्स द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फीलिस डोमेस्टिका? बार्क्स, लोज, रोर्स, म्यूज। जो अनकॉमन और जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं उनको किसी भी स्टेम में यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस स्टेम में नज़र आ रहा है, फीलिस डोमेस्टिका जो है वो कैट को कहते हैं, लेकिन ये उसका बायोलॉजिकल नेम है, और यहाँ इस स्टेम में इस वर्ड को देने का कोई मकसद नहीं है। हमें उसके साउंड को, हमें ये पूछना था कि जो कैट है उसके साउंड को क्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पे अनफेमिलियर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कि स्टूडेंट्स को इस टर्मिनोलॉजी का ही नहीं पता होगा, तो वो इसको कैसे आंसर करेगा। तो हमें इस किस्म के जो वर्ड्स हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स जो हैं, वो स्टेम में यूज़ नहीं करने चाहिए, बल्कि कॉमन वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें कि उनसे पूछा क्या जा रहा है। तो इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाके देख लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अब हमने इसको इम्प्रूव कर दिया है, और विच वर्ड डिस्क्राइब्स द साउंड दैट इज़ मेड बाय अ कॉमन हाउस कैट। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है ये स्टेटमेंट। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को जो कॉमन हाउस कैट है इसकी बजाय अगर हम उसकी जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जो हमने पहले यूज़ की थी उसके साथ देते हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन पंजाब। पंजाब का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, कराची। इस टेस्ट आइटम का स्टेटमेंट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऑल्टरनेटिव्स में प्रॉब्लम है। जैसे इसका जो आंसर है वो है फैसलाबाद, जो कि हमें यहाँ पे इसके ऑल्टरनेटिव सी में दिया गया है, लेकिन जो इसके डिस्ट्रैक्टर्स हैं कोयटा, पेशावर और कराची, ये बिल्कुल भी प्लॉजिबल नहीं है। तो प्लॉजिबल का मतलब ये है कि जो हम ऑल्टरनेटिव्स या डिस्ट्रैक्टर्स दे रहे होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो उसका आंसर हो सके। जैसे कोयटा जो है ये बिल्कुल एक दूसरे प्रोविंस में है, पेशावर एक अदर प्रोविंस है, कराची एक बिल्कुल ही दूसरा प्रोविंस है। तो ये जो तीन हमने ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, कोयटा, पेशावर और कराची, ये तीनों सिटीज़ जो हैं ये पंजाब के सिटीज़ ही नहीं हैं बल्कि ये दूसरे प्रोविंसेस के सिटीज़ हैं। इसलिए ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये बिल्कुल ही प्लॉजिबल नहीं है। तो इनका देना या ना देना ये बिल्कुल बराबर है। तो इन ऑल्टरनेटिव्स को, इन डिस्ट्रैक्टर्स को डेड वुड डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्टर्स को जो कि बिल्कुल ही प्लॉजिबल ना हो उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उसको, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन पंजाब। तो हमने ऑल्टरनेटिव्स में गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान। तो अब हमने पंजाब के ही जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनको शामिल किया है। तो इस तरह अब ये जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो प्लॉजिबल हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हमारा द डेली मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिल्क दैट अ 10-year-old चाइल्ड शुड ड्रिंक इज। अब इसका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है 1 to 2 glasses, 2 to 3 glasses, 3 to 4 glasses, at least 4 glasses। अब इसके जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं या ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये है, यहाँ है 1 to 2 glasses, यहाँ पे है 2 to 3 glasses। तो ये 2 जो है वो इसमें भी है और 2 इसमें भी आ रहा है। इसी तरह से 2 to 3 glasses और 3 to 4 glasses, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस तरह से नहीं है क्योंकि जो 2 ग्लासेस है वो इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से ये बिल्कुल एक कंटिन्यूस इंटरवल के फॉर्म में दिए गए हैं। तो जो डिस्ट्रैक्टर्स या अल्टरनेटिव्स हैं उनको हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए, एक कंटिन्यूस इंटरवल फॉर्म में उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि इस तरह से एक कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको आंसर करने में प्रॉब्लम होगा। तो अब हम इसका इम्प्रूव्ड वर्जन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इम्प्रूव्ड वर्जन में हमने क्या किया है, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर दिया है। अब 1 glass, 2 glasses, 3 glasses एंड 4 glasses। तो अब स्टूडेंट्स को इसको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर इसका आंसर जो है वो 3 glasses है, जो कि हमने यहाँ पे 3 इसका कीड आंसर दिया है, तो 3 यहाँ पे पार्ट जो अल्टरनेटिव सी है उसी में ही दिया हुआ है और बाकी के सारे जो हैं वो इसके
डिस्ट्रैक्टर्स हैं और अब ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाके देखते हैं। द नंबर ऑफ photoreceptors in the retina of a human eye is 115 million, 5 million, 65 million, 35 million। इसके जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा इम्प्रूव्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन ये होगा कि हम इसको ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं इसको किसी ख़ास ऑर्डर में लिखें। तो अब हमने इसको अगर क्योंकि ये नंबर्स हैं तो इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में देना चाहिए या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लगेगा। इसके अलावा अगर ये डेट्स हों तो उनको भी एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में देना चाहिए। तो जो भी उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको एक ख़ास ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसका इम्प्रूव्ड फॉर्म जो है वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इसका इम्प्रूव्ड फॉर्म है। द नंबर ऑफ फोटोरिसेप्टर्स इन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई इज अबाउट 5 मिलियन, 35 मिलियन, 65 मिलियन एंड 115 मिलियन। तो अब हमने इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को दे दिया है। तो ये इसका एक जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है इसके ऑल्टरनेटिव्स को देने का। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। द मोस्ट जनरल कॉज ऑफ लो इंडिविजुअल इनकम्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज अनविलिंगनेस टू वर्क, लैक ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्टिव सर्विस टू सेल, ऑटोमेशन, इन्फ्लेशन। अब इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में हम देख रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव जो कि हमारा कीड आंसर भी है वो सबसे लेंथी है और बाकी जो हैं वो लेंथ में उससे छोटे हैं। तो इस आइटम में फ्लॉ ये है कि इसके ऑल्टरनेटिव्स की जो लेंथ है वो सेम नहीं है और ख़ास तौर पर जो इसका आंसर है वो सबसे लेंथी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका इम्प्रूव्ड वर्जन। इस आइटम का इम्प्रूव्ड फॉर्म ये है कि इसमें इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को अब ऑलमोस्ट एक ही लेंथ में कर दिया गया है। तो इसमें अब गेस करना डिफ़िकल्ट है। जो क्लेवर स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर ऑल्टरनेटिव्स में कोई एक स्टेटमेंट सबसे लेंथी हो तो जब वो गेस करते हैं तो वो ज़्यादातर उसको सिलेक्ट करते हैं जो लेंथी स्टेटमेंट होता है, जो लेंथी ऑल्टरनेटिव होता है, और इसमें मोस्टली उनका आंसर राइट होता है। क्योंकि जब भी कोई टेस्ट डिज़ाइन कर रहा होता है तो वो अनजाने में जो राइट आंसर है उसको एक्सप्लेन करने का सोचते हुए उसको लेंथी कर देता है। तो इसलिए जो क्लेवर स्टूडेंट्स हैं वो भी हमेशा जो लेंथी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको ही चूज़ करते हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि जब भी कोई टेस्ट आइटम डिज़ाइन किया जाए उसके ऑल्टरनेटिव्स को अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी ही लेंथ का होना चाहिए। अब हम MCQs टेस्ट आइटम के कुछ डूज और डोंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले डूज पे आते हैं। तो पहला पॉइंट है प्लेस द आंसर्स इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव पोजीशंस। आंसर्स जो है हमें 4 ऑल्टरनेटिव पोजीशंस में हर एक पोजीशन पे हमें आंसर को देना चाहिए। यानी आंसर जो है वो जो ऑल्टरनेटिव ए है उस पोजीशन पे भी होना चाहिए, बी पे भी, सी पे भी और डी पे भी होना चाहिए। एंड देयर शुड बी ओनली वन करेक्ट और बेस्ट आंसर। तो एक ही करेक्ट या बेस्ट आंसर होना चाहिए इन ऑल्टरनेटिव्स में। और उसके अलावा हमें इंस्ट्रक्शंस में ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि इस आइटम का जो ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके उसमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है या बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है। अगर एक ही करेक्ट आंसर है तो इंस्ट्रक्शंस में देना चाहिए कि चूज़ द करेक्ट आंसर, और अगर
एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर्स हैं तो इंस्ट्रक्शंस में देना चाहिए चूज़ द बेस्ट आंसर। पॉइंट नंबर 3 भी बिल्कुल वही है जो हमने पॉइंट नंबर ए में डिस्कस किया कि जितनी भी अल्टरनेटिव पोजीशंस हैं आंसर को उन सारी पोजीशंस में बिल्कुल इक्वली डिवाइड होना चाहिए। और अगर हम ए बी सी डी 4 ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव ए बी सी और डी चारों पे 25% प्रोबेबिलिटी है कि आंसर जो है वो 25% आंसर जो हैं वो ओवरऑल टेस्ट के वो ए पे होने चाहिए, 25% बी पे, 25% सी पे और 25% ही डी पे होने चाहिए। और ये मिक्स होने चाहिए, किसी किस्म का पैटर्न नहीं बनना चाहिए कि इस कोई ख़ास पैटर्न जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फिर डी, या किसी और तरह का जो पैटर्न है जैसे कि ए बी बी सी सी, या कोई और पैटर्न जो है वो ख़ास पैटर्न जो है वो आंसर्स में टेस्ट आइटम के जो आंसर्स हैं उसमें नहीं बनना चाहिए। अब डोंट्स में देखते हैं तो टेक्स्ट बुक की वर्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो हमें जितने भी टेस्ट आइटम्स हैं उसमें टेक्स्ट बुक की वर्डिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, इस टाइप के जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और ख़ास तौर पर इनको कीड आंसर के तौर पर तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि किसी भी MCQs आइटम के जो अल्टरनेटिव्स हैं अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव जो है, इस ऑल ऑफ द अबव का अल्टरनेटिव मौजूद हो और वो कीड आंसर हो, तो स्टूडेंट ख़ास तौर पर क्लेवर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये देखते हैं कि अल्टरनेटिव्स में कोई एक आंसर अगर पॉसिबल है और उसके बाद कोई दूसरा आंसर भी पॉसिबल है तो वो फ़ौरन ऑल ऑफ द अबव को टिक कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर नन ऑफ द अबव जो है वो कीड आंसर है तो वो अल्टरनेटिव्स में किसी एक अल्टरनेटिव को एक्सक्लूड करते हैं और उसके बाद सेकंड अल्टरनेटिव को देखते हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है तो उसके फ़ौरन बाद वो नन ऑफ द अबव को टिक कर लेते हैं, क्योंकि अगर दो उसमें से पॉसिबल नहीं है तो थर्ड तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इस तरह से जो थर्ड डिस्ट्रैक्टर है वो जो है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है। तो हमें इस तरह के जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, इस तरह के अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए और अगर बहुत ज़रूरी हो तो उनको कीड आंसर के तौर पर तो बिल्कुल यूज़ ना करें, डिस्ट्रैक्टर के तौर पर फिर भी इनको यूज़ किया जा सकता है। नंबर 3, अवॉइड यूज़ ऑफ आइटम्स विच हेल्प्स स्टूडेंट्स टू आंसर अदर आइटम्स। इस तरह के आइटम्स जो हैं उसमें उनको अवॉइड करना चाहिए जिसमें किसी एक आइटम में किसी दूसरे टेस्ट आइटम का आंसर गिवन हो। बाज़ दफ़ा टेस्ट में ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर एक से ज़्यादा जब आइटम्स बनाए जाते हैं तो उसमें ये ख्याल नहीं रखा जाता कि एक टेस्ट आइटम जो है उसके अंदर दूसरे का आंसर ही मौजूद है। तो जब भी टेस्ट आइटम्स बनाए जाएं तो उसके बाद इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए उनको देख के कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी एक टेस्ट आइटम में किसी दूसरे का आंसर ही मौजूद हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि अवॉइड इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा आइटम्स, ऐसे आइटम्स नहीं देने चाहिए जिसमें किसी एक टेस्ट आइटम का जो आंसर है उसके ऊपर दूसरा आइटम जो है वो डिपेंड कर रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर हम मैथ्स के किसी MCQs आइटम में किसी एक आइटम में हम मीन फाइंड करवा रहे हैं किसी गिवन डाटा का और सेकंड में हम उसी मीन को यूज़ करते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का कहते हैं, तो अगर किसी वजह से किसी स्टूडेंट का मीन गलत आया है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत आएगा, क्योंकि वो मीन जो है वो उसको उसमें यूज़ करेगा। अगरचे उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड जो है वो पूरा आता हो और उसने उस मेथड को प्रॉपरली यूज़ भी किया होगा, लेकिन उसके बावजूद उसका आंसर गलत आएगा क्योंकि ये जो आइटम है वो पिछले आइटम के आंसर पे डिपेंड कर रहा होगा, तो उससे उसका दूसरा आंसर भी
गलत हो जाएगा। तो इस तरह के इंटरडिपेंडेंट आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए।